बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 में आपके साथ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली के बारे में हमने बात की, और टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन अगर हम बयान करूँ, इफ 2 or more than 2 events of an experiment are called independent when they happen together but they do not affect the probabilities of happening of one another। दो या दो से ज़ायद इवेंट्स अगर किसी एक्सपेरिमेंट में हम लिए जाएं, ठीक है, वो एट ए टाइम हैपन हो सके बट दे डू नॉट अफेक्ट द probabilities of happening of one another। So two events A and B, suppose we have two events A and B and they are called independent if their joint probability is equal to their multiplication of their marginal probabilities। यानी probability of A intersection B should be equal to probability of A into probability of B। This is a criteria for finding the two events to be an independent events। ठीक है, तो इसके अलावा हम डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स आर कंडीशनल इवेंट्स। समटाइम्स ये होता है सेकंड इवेंट विल ओनली हैपन व्हेन द फर्स्ट हैज ऑलरेडी हैपेंड। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन द इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इसी तरह कंडीशनल और डिपेंडेंट को हम अल्टरनेटिवली यूज करते हैं। कंडीशनल में ये होता है कि सेकंड इवेंट विल ओनली हैपन इफ द फर्स्ट हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसमें एग्जाम्पल अगर आपको दूं, सपोज आई हैव टू बैट्स, वन बैट कंटेन्स वाइट बॉल्स एंड अदर बैट कंटेन्स ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एंड आई हैव टू चूज एट रैंडम वन बैट, आइदर बैट 1 और बैट 2। अब आप बताएं कि probability that if a bat is chosen at random and ball is drawn out of it, what is the probability that it will be a black ball? अब ब्लैक बॉल उसी वक्त सिलेक्ट होगी ना कि अगर बैट 2 सिलेक्ट होगा तो, बिकॉज बैट 1 के अंदर वाइट बॉल्स हैं और बैट 2 के अंदर ब्लैक बॉल्स हैं। अब दोनों बैट्स हमारे पास पड़े हुए हैं एंड वी हैव टू सिलेक्ट वन बैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो आपने एक बैट अगर सिलेक्ट करना है तो यू कैन सिलेक्ट आइदर बैट 1 और बैट 2, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी मालूम करो, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी तब ही निकलेगी मुमकिन होगी कि बैट 2 सिलेक्ट होगा। इट मींस कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर बैट 2 सिलेक्ट होगा तो ब्लैक बॉल आएगी। ठीक है, वेयर एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दो इवेंट्स हैपन होते हैं बट दे डू नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ वन अनदर। ठीक है, दो इवेंट्स आपस में एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग को अफेक्ट नहीं करते। सपोज अगर मैं एक डाई और एक कॉइन को थ्रो करता हूं, एक कॉइन और एक, तो हेड में टर्न अप ऑन द कॉइन, डाई में शो सेट्स 1 2, कोई भी फेस उसके ऊपर आ सकता है। इसी तरह अगर मैं 2 कॉइन्स थ्रो करता हूं तो फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है, सेकंड कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है। इसी तरह फर्स्ट कॉइन के ऊपर टेल आ सकती है, सेकंड के ऊपर टेल आ सकती है, फर्स्ट के ऊपर हेड, दूसरे के ऊपर टेल। इसी तरह दे कैन कम। इट मींस these two events will be independent। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब होते हैं जब दो इवेंट्स हैपन हो और एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज को अफेक्ट ना करे। और जब कंडीशनल इवेंट्स तब होते हैं, डिपेंडेंट तब होते हैं, उसका क्राइटेरिया हमारे पास सिंपल है कि अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी उनके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। यानी इफ सपोज वी हैव 2 इवेंट्स ए एंड बी और उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये चीज़ वेरीफाई हो जाए तो हम कहते हैं इवेंट्स ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। और अगर ये वेरीफाई ना हो, इफ इट डज नॉट कम, ऐसा ना हो, तो फिर क्या होता है, देन दे आर डिपेंडेंट। ठीक है, और जब हम डिपेंडेंट कहते हैं
तो अब इसी के साथ हम डेफिनेशन को यूज़ करते हैं कंडीशनल इवेंट्स। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी बैट्स वाली और बॉल्स वाली, वाइट बॉल्स और ब्लैक बॉल्स वाली एग्जांपल, तो दिस वाज द एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल इवेंट्स। तो आज हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स में से मैंने एक्सप्लेन इसको कर दिया आपके सामने, इसकी डेफिनेशन क्या है। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ दे हैपन टुगेदर बट दे डू नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ वन अनदर, ठीक है। और इसके अलावा हमने लॉ जो था, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी इसको हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिसका ताल्लुक इंडिपेंडेंट इवेंट्स को प्रूफ करना है हमने। वी हैव टू शो दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट आर नॉट। तो ये शेर मोहम्मद की बुक है, इसमें से एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। पेज है इसके ऊपर, ये 313 के ऊपर है ये, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, वी हैव टू शो द इंडिपेंडेंस क्वेश्चन ये, इफ टू डाइस आर थ्रोन। अब उसने इवेंट्स को डिफाइन किए हुए यहां पर, इफ टू डाइस आर टॉस्ड और लेट इवेंट कहता है, लेट E1 इज द इवेंट that a 6 appears on at least one die. Or T2 is the event T2 is the event that a 5 appears on exactly one die. Or E3 is the event that same number appears on both dice. ठीक है। Now you know that if two dice are crossed, तो सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बनाना है। तो इवेंट क्या है, 6 appears on at least one dice से मुराद क्या है, कम अज कम 6 जो है 8 डाइस के ऊपर लाजमी आए। इसका मतलब यह है दोनों पर भी आ सकता है, एटलीस्ट वन है ना। तो एटलीस्ट से मुराद होता है 1 or 2 or 3 एंड अप सो ऑन, ठीक है। तो 1 है तो या 2 है, टोटल 2 है तो 1 और 2 तक जाएगा। अगर 3 टाइम्स डाइस थ्रो होते तो 1 और 2 और 3 हो जाता। इसी तरह इवेंट E2 है दैट 5 appears on exactly one die, तो कम अज कम 8 के ऊपर 5 लाजमी आए। और E3 क्या है कि सेम नंबर appears on both dice। अब हमें मालूम ये करना है इसमें, we have to find that are these events independent, are these events यानी आपने बताना है E1 E2, इसी तरह E1 E3
और E2 E3 दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। इसको साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए। उन दोनों को इक्वल अगर हो जाए तो हम वेरीफाई हो जाता है। तो इस मीन्स इंटरसेक्शन, अगर ये दोनों इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल हो रही तो हम कहेंगे E1 और E2 क्या है, इंडिपेंडेंट है। और अगर इक्वल ना हो तो इट मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हमें, चूंकि क्वेश्चन है डाइस वाला, तो सबसे पहले हमें वी हैव टू शो आवर सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस जो ऑलरेडी हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में भी, उसी को आपने बनाना है। 1 3 ये 36 केसेस बनेंगे, इसलिए कि 2 डाइस आर थ्रोन। तो दीज आर 36 केसेस। तो कम अज कम 6 जो है लाजमी आए। अब आप ये देखें तो ये सारे केसेस जो हैं तो ये हमारा इवेंट क्या कहलाएगा, E1। एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए हमने 2 सिट्सेस भी काउंट कर लिए। ठीक है, 8 सिट्स आए या 2 सिट्सेस भी आ सकते हैं जी। तो पार्ट नंबर 1 में हमने शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of E2। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल मींस E1 और E2 इनके इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे E1 और E2 क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो E1 इज द इवेंट दैट सिट्स अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस। तो ये सारे केसेस उसमें आएंगे। इसी तरह E2 इवेंट क्या है, 5 अपीयर्स ऑन एग्जैक्टली 1 डाइस। तो वो सारे केसेस जिसमें 5 आ रहा है और वो सारे केसेस में इसमें आ जाएंगे। ये आप देखें, और इसको आपने एक्सक्लूड कर देना है 5 को, और इसमें ये भी केस E2 में आ रहा है और ये भी केस आ रहा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आई कैन राइट E2 इज इक्वल टू, आई कैन राइट E2 15 25 35 45 फिर 54 53 52 और 51। ठीक है, इसके अलावा इसमें केस आएंगे 5 6 एंड 6 5। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दीज आर द 10 केसेस जो E2 में आएंगे, ठीक है। और E3 में क्या है, सेम नंबर अपीयर्स। तो ये सारे सेम नंबर्स हैं, 3, 3, 4, 4, 5, 5। ये E3 में है और दिस इज E2, ठीक है। तो E2 में ये जो मैंने सर्कल किया हुआ 5, 6 और 6, 5 वो भी शामिल है, लेकिन 5, 5 शामिल नहीं है। नाउ यू कैन टेक द प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, फेवरेबल केसेस कितने हैं, 11/36। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिस इज इक्वल टू 10/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी हम यहाँ पे वैसे निकाल लेते हैं क्योंकि आगे यूज होने हैं इसने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दिस इज 6/36। नाउ वी हैव टू फाइंड आइदर E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आप निकालें क्या है। तो जॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, E1 इंटरसेक्शन E2 के, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर E1 इंटरसेक्शन E2, यू हैव टू फाइंड दिस। तो E1 और E2 में कौन सी चीज कॉमन है, दैट इज 5, 6 एंड 6, 5। यही दो चीजें कॉमन है। तो इट मीन्स 2 केसेस बनते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 दिस इज इक्वल टू 2/36। नाउ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 intersection E2 is should be equal to probability of E1 multiply with probability of E2। तो पुट करके देखें 2/36 और probability of E1 क्या थी, 11/36, 11/36 और probability of E2 थी 10/36, ठीक है। तो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। सिंस दे आर नॉट इक्वल, हमारे पास वेरीफाई करने का यही इक्वेशन थी हमारे पास। अगर ये इक्वल आ जाती, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड of that equation. Therefore, E1 and E2 are not independent. ठीक है। Similarly, you can check E1 and E3 are independent। ठीक है। इसी तरह E2 and E3 are independent। तो ये आप कर लीजिएगा, इसको ट्राई कर लीजिएगा और चेक करें। अगर ये वेरीफाई हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हम कहें इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अगर इक्वल ना आए तो हम कहें इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। उसमें एक क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करते हैं। जी, अब मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 8.41 है और पढ़ देता हूँ उसकी स्टेटमेंट। कहता है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी अलाइव इन 10 years इज टू कम इज 5/7। क्वेश्चन आप सुन लें, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अलाइव इन द 10 year इज 5/7।
तो क्वेश्चन में गिवन में लिख देता हूँ, गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दी हुई है, दिस इज 5/7 कि एक आदमी अगले 10 साल तक जिंदा रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज अगर ये है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी इवेंट बी विल अलाइव द नेक्स्ट 10 ईयर इज 7/9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल अलाइव द नेक्स्ट 10 ईयर इज 7/9। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल डाई, कि दोनों के दोनों मर जाएं, अगले 10 साल के अंदर दोनों के दोनों फौत हो जाएं। इसके फौत होने की प्रोबेबिलिटी वो पूछता है कि दोनों बोथ कैन डाई। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर उसके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी ये है तो उसके फौत होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज वी नो दैट कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। हमारे पास एक रूल है, ठीक है, दैट इज रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं उसका रिवर्स, दिस इज इक्वल टू 1। क्यों 1 है? कि हमने शुरू में लिखा था, फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस। अब दोनों साइड से प्रोबेबिलिटी कर दें इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है? दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये सी पर लॉ अप्लाई होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वल आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, वी हैव प्रूव दिस। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 बिकॉज पूरा सैंपल स्पेस दे आर श्योर इवेंट्स। अब जैसे मैं कहूँ कि सूरज निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे 1। सुबह है तो शाम होने की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, वो श्योर इवेंट्स, जहां पर श्योर इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और यू नो दैट कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 1 तक। माइनस में निकालते रहना इसको। तो अब हमें यह पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है, तो हमें इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, तो यहाँ पे आप पुट कर दे, तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/7, तो 7 माइनस 5 2/7। तो ये है आ रही प्रोबेबिलिटी उस आदमी के ए के फौत होने की प्रोबेबिलिटी, दैट ही में डाई। अगर उसके लाइव रहने की प्रोबेबिलिटी 5/7 थी, तो उसके डेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/7। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दिस इज 1 माइनस 7/9, एंड दिस इज आल्सो 9 माइनस 7, एलसीएम लेने के बाद 2/9। तो अब हमारे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटीज आ रही, ए के अलाइव रहने की प्रोबेबिलिटी भी आ रही और बी के अलाइव रहने की प्रोबेबिलिटी गिवन है ये दोनों। तो हमने ए के डेड होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाली और बी की भी इसी तरह निकाली। अब क्वेश्चन ये है, पार्ट 1 में वो पूछता है हमसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल डाई, कि अगले 10 साल में दोनों के दोनों फौत हो जाएं। यानी आपसे ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी डाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उससे कॉम्प्लीमेंट है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी वो आपसे पूछ रहा है कि ए भी फौत हो जाए और बी भी फौत हो जाए। पार्ट नंबर 1 के अंदर शो दैट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो वी नो दैट बाय द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कि इनकी प्रोबेबिलिटी किस के इक्वल होगी? दिस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्यों इंडिपेंडेंट है? कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि भाई तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, या मैं मरूंगा तो तू भी मर जाना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना इसमें। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आपने सिंपल इन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 2/7 और बी कॉम्प्लीमेंट 2/9। तो ये आ गई, ठीक है। स्टेज पर आ रही। अब पार्ट नंबर 2 में वो कहता है ए विल बी अलाइव एंड बी विल बी डेड। ए अलाइव और बी डेड, तो मैंने फौरन उसको यूं लिख लिया।
probability that A alive and B dead. Alive के लिए A है और अगर B A dead होता तो उसके ऊपर भी कंप्लीमेंट आ जाता. डेड के लिए हमने कंप्लीमेंट का वर्ड यूज किया हुआ है. तो इसको इक्वल किससे होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंप्लीमेंट. तो सिंपल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दें. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5/7 and probability of B complement that was 2/9. ठीक है जी. पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन करता है आपसे. क्वेश्चन ये है B will be alive and A will be dead. B alive, A dead. So it should be equal to probability of B multiply probability of A complement. ठीक है. तो probability of B क्या है? 2/9. probability of B 7/9 और A complement क्या है? 2/7. तो 2/9 आ गए जी. फोर्थ पार्ट में आपसे बात करता है. बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव इन द नेक्स्ट 10 years टू कम. यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए भी जिंदा रहे और बी भी जिंदा रहे. तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 5/7 मल्टीप्लाई विद 7/9. तो ये इसका आंसर आ गया इसमें. तो ये क्वेश्चन था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो मैंने किया. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसका ताल्लुक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ है. तो क्वेश्चन में लिख देता हूं. क्वेश्चन ये है कि बॉक्स कंटेन्स देयर आर 2 boxes A and B. Box A contains 5 green and 7 red balls. इसी तरह बॉक्स P है contains 3 green and 6 yellow balls. Now question है a box is selected at random a box is selected at random and a ball is drawn from it. What is the probability that the ball drawn is green? तो अब क्वेश्चन ये है कि there are 2 boxes A and B. Box A contains 5 green balls and 7 red balls, and box B contains 3 green ball and 6 yellow balls. तो a box is selected at random and
a ball is drawn from it. तो what is the probability that the ball drawn is green? तो आप बॉल्स के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसको आप ट्री डायग्राम के जरिए शो कर लें। ये पहला बैट है, बॉट्स है, ये सेकंड है। अब फर्स्ट के अंदर बॉल्स की ये पोजीशन है, इट कंटेन्स 5 ग्रीन बॉल, G for green and 7 red, R for red। इसी तरह जो सेकंड है, इट कंटेन्स 3 ग्रीन एंड 6 येलो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी बैट 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी and probability of bat B, this is equal to 1/2। ठीक है, we know that there are 2 bats और उन दोनों में से 8 सिलेक्ट हो तो उसकी probability क्या होगी? 1 है, उसके फेवर केसेस हैं, टोटल 2 हैं तो 1/2। अब बैट A सिलेक्ट हो तो उसकी probability क्या है? 1/2। इसी तरह बैट B सिलेक्ट हो उसकी probability क्या है? 1/2। तो अब हमें मालूम करना है what is the probability that the ball drawn is green। तो let कर लें, let E with the event that ball is green। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? अब probability of E is equal to, कैसे सिलेक्ट हो सकती है जी ग्रीन बॉल? कैसे आ सकती है कि आइदर बैट ए सिलेक्ट हो और ग्रीन बॉल आए, या ये हो सकता है कि सेकंड सिलेक्ट हो और ग्रीन बॉल आए। तो ये 2 तरीकों से बॉल जो है वो ग्रीन सिलेक्ट हो सकती है कि बैट 1 सिलेक्ट हो, बैट ए सिलेक्ट हो और ग्रीन बॉल निकले, या बैट बी सिलेक्ट हो, बॉट्स बी सिलेक्ट हो और ग्रीन बॉल निकले। तो अब आप बताएं प्रोबेबिलिटी, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए से मुराद क्या है कि बैट ए सिलेक्ट हो चुका है और उसमें से ग्रीन बॉल निकालनी है। तो यहाँ पे ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल केसेस कितने बन गए? 5 + 7 12 और 5/12 5/12। इसी तरह बैट सेकंड जो है, बॉट सेकंड सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो सेकंड के अंदर ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/9। ठीक है, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज हो रही कि सेकंड बैट फर्स्ट बैट सिलेक्ट होगा या बैट ए सिलेक्ट होगा और उसमें से ग्रीन बॉल आएगी। यानी ग्रीन बॉल जो है वो डिपेंड कर रही है बैट्स के ऊपर, और बैट में से अगर वो सिलेक्ट हो रहा तो उसमें से ग्रीन बॉल निकल रही है। इसी तरह बैट बी सिलेक्ट हो रहा है तो उसमें से ग्रीन बॉल निकले की प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप देखें यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें। तो इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में से सॉल्व करते हैं जिनका ताल्लुक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के साथ हो। अब एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन ये है 2 coins are tossed
what is the conditional probability that the two heads results given that there is at least one head ठीक है। तो लेट हम करते हैं A represents the event that two heads appear and B represents the event that at least one head appears. ठीक है, तो we have to find that probability of A जबकि B जो है वो पहले हैपन हो चुका है, तो ये हमें मालूम करना है probability of A given B, और we know that this is equal to probability of A intersection B over probability of B. Probability of A given B, this is the conditional probability, इसकी definition है। Probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. अगर यही बन जाए probability of B given A, तो डिवाइजर में A आ जाएगी, probability of A की आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको चाहिए probability of B, what is B, at least one head appears। तो सबसे पहले sample space बना लें कि जब when two coins are tossed, तो sample space क्या बन सकता है, head head, head tail and tail head, और इसमें tail tail। तो what is B, तो B क्या है, या पहले इसको A लिख लेते हैं। A में कौन से केसेस आते हैं, टू हेड्स अपीयर, तो ये केसेस इसमें आ जाते हैं। और B में कौन से केसेस आते हैं, एटलीस्ट वन हेड अपीयर, मतलब एक भी आ सकता है और दो भी आ सकता है, यानी H T T H और H H। तो ये एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट वन हेड में आ जाए, वन हेड आ रहा है या दो भी आ सकते हैं। तो दीज आर द केसेस। अब आप देखें इसमें प्रोबेबिलिटी N ऑफ A क्या है, 1, और N ऑफ B क्या है, 3। इसी तरह N ऑफ S यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, दिस N ऑफ S क्या है, दिस इज 4। ठीक है, तो अब आप बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A किस स्टेट को आएगी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो हमें भी नहीं चाहिए, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें पुट करनी है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ही दें यहाँ पर। तो A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यही कॉमन है, H H। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1। N से मुराद क्या है, नंबर ऑफ फेबल केसेस फॉर A इंटरसेक्शन B। तो अब हम डेफिनेशन को यूज करेंगे नेक्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू N ऑफ A इंटरसेक्शन B
over n of s. तो this is what is A intersection B 1 और by 4 और probability of B क्या है, that is n of B. तो what is n of B, at least 1 है तो 3 by 4. तो put in these two informations in equation 1, तो we get probability of A given B. तो probability of A given B is equal to probability of A intersection B 1 by 4 divided by probability of B, that is 3 by 4, and after solving this it becomes 1 by 3. So this is our answer of this particular question. I think अब आपने इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए. एक और क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, इसके बाद आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो. क्वेश्चन ये है, मैन टॉसेस 2 फेयर डाइस. What is the probability that the sum of the two dice will be 7? Given that sum is odd, पार्ट 2 में पूछता है, ये चीज़ सारी गिवन दैट में आएगी और हमें फाइंड करनी होगी प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू डाइस विल बी 7. ठीक है, गिवन दैट the sum is greater than 6. जी इसी तरह थर्ड पार्ट है, the two dice had the same numbers. ठीक है, तो अब हम इवेंट डिफाइन करेंगे. जो मालूम करना है सबसे पहले, उससे पहले हम इसको बना लेते हैं सैंपल स्पेस. क्योंकि टोटल्स की बात हो रही है, सम्स की बात हो रही है, तो मैं डायरेक्टली वो सैंपल स्पेस सम्स वाला बना लूँगा. तो जब 2 डाइस थ्रो किए जाएं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, दैट इज़ 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 and 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 and 12. So this is our sample space. जो 2 डाइस को रोल किया जाए, तो अब हम इवेंट ए डिफाइन करते हैं. लेट ए जो है, लेट ए बी द इवेंट दैट, लेट किया हमने कि उसमें जो उसने कहा था द सम इज 7. सम इज 7 और लेट पी इवेंट डिफाइन कर लें जो पार्ट 1 में उसने पूछा था, सम इज ग्रेटर देन 6.
इसी तरह सी इवन डिफाइन कर लें, इसी तरह सी इवन डिफाइन कर लें, सेम नंबर अपीयर्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड एक इवेंट पी भी है, सम इज ऑड। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी। पार्ट 1 में था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज, we know that given that the sum is odd and we have to find the probability of sum is 7। probability मालूम करो जो सम उसका 7 हो, वही जबकि हमें पता है जो चीज़ पहले हैपन हो चुकी है कि odd नंबर ही सम जो है वो odd हो, तो it means कि this probability should be equal to probability of A intersection D divided by probability of D। तो व्हाट इज ए? तो सबसे पहले हम ए को डिफाइन कर लेते हैं। ए के अंदर क्या है? ए में क्या आ सकता है? सम इज 7। तो सारे केसेस, तो ये सारे केसेस आएंगे ए में। ठीक है, दिस इज अवर ए एंड सम इज ऑड, सम इज ऑड। तो ऑड में ये सारे केसेस कौन से आएंगे? तो ये सारे केसेस जो होंगे ये डी में आएंगे। और ए के अंदर क्या आ रहा है? सम इज 7, तो उसको मैंने डबल लाइंस के साथ शो कर दिया, दिस इज ए। और बाकी जितने सर्कल हैं वो सारे क्या हैं? डी है। तो आप अजीज तलबा आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन चीज़ जो आ रही है ए इंटरसेक्शन डी जो है, अगर मैं इसकी प्रॉबिलिटी निकालना चाहूँ तो वी नो दैट, अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ इट कुड बी 6/36। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, व्हाट इज डी? दैट एन आड नंबर अपीयर्स। तो जिन लेस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। It means there are 18 cases जहां पर आड नंबर आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 18/36। 36 कैंसिल हो जाएगा, तो 6/18, तो 1/3 इसका आंसर आ गया जी। इसी तरह पार्ट सेकंड में आप देखें जी, इसी तरह पार्ट सेकंड में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने फाइंड करनी है जबकि सम इज ग्रेटर देन, वो आपको दिया हुआ, सम इज ग्रेटर देन 6, वी नो दैट। और प्रोबेबिलिटी दिस इज शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं probability of A intersection B, what is B? Sum is greater than 6। तो sum is greater than 6 कहाँ तक आ रहा है ये? तो ये सारे केसेस अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, sum is greater than 6, तो ये सारे केसेस इसमें आएंगे B के अंदर। दिस इज अवर आर्गुमेंट B।
जी इसमें आप देखें, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 6 केसेस आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है 6/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज़ बी, तो ये सारे केसेस अगर आप इसमें काउंट करें तो दे बिकेम 21 केसेस, बिकॉज टोटल 36 हैं, तो 36 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 अगर आप माइनस कर दें तो इट मीन्स इसमें अंदर 21 केसेस बनते हैं। तो 21/36 एंड इट विल बिकम 6/21। तो 6/21 यानी 2/7। तो इतने केसेस इसमें आते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस question is the same number appears, find the probability of sum is 7 जबकि same number appears हो, and you have to find the probability of A जबकि C हो चुका है happen, तो what is C? C is the same number appears और A क्या है? A उसके अंदर जो है वो, यदि C के अंदर सेम नंबर अपीयर्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, जबकि A क्या है? सम इज 7। तो सम इज 7, इसमें आप देखिए अगर आपके अंदर तो कोई ऐसा केस नहीं है जो उसमें दोनों में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता हो। यानी ए के अंदर क्या था? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। अब आपके सामने है ये ए और सी दोनों इवेंट्स डिफाइन किए हुए हैं। ए और सी में देखें थे, ए क्या है? ए में 1 से सम इज 7, तो सम इज 7 के जो केसेस थे वो सारे लिख दिए गए। सी क्या है? सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस, और तो उसके भी 1 1 2 2 3 थे। अब आप देखिए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 5, नल सेट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और कुछ डिपेंडेंट इवेंट्स या कंडीशनल इवेंट्स के लिए, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ इवेंट को तफसील से किया, और इसमें जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिस्कस किया था। म्यूचुअली क्या होते हैं? जब दो इवेंट्स के दरमियान कोई चीज़ कॉमन ना हो और जब उनमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता हो तो वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस बन जाते हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? 2 or more इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट व्हेन दे हैपन टुगेदर बट दे डू नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ वन अनदर, ठीक है। जबकि अगर ये इंडिपेंडेंट ना रहे तो उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। और इसी में हम कंडीशनल इवेंट्स की भी मैंने बात की थी कि समटाइम्स द सेकंड इवेंट विल ओनली हैपन इफ द फर्स्ट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के तौर पर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व किए, और उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रैंडम वेरिएबल क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इस वेरिएबल से रिलेट करते होंगे, और
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, व्हाट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।